आपने एक आध तो तलाक करवाई होगी, मुझे उम्मीद है, हैं? बहुत करवाई है ना। तो हैं 55 तलाक़ें करवाने वाला इंसान। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि कौन कौन से लॉज हैं जो फैमिली जुरिस्डिक्शन को कवर करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ Muslim Marriage Act 1939 और Single Child Resident Act। हाँ, GNW। कोई और? नहीं। अच्छा, वी हैव, पहला तो हमारे पास एक सब्सटेंटिव लॉज हैं। कौन से सब्सटेंटिव लॉज हैं हमारे पास? सब्सटेंटिव लॉ हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939, ये हैं हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ हमारे पास कौन से हैं? वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 एंड वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965। नाउ मुझे कोई बता सकता है कि एक ऑर्डिनेंस अगर कोई पास हो, ये थोड़ा हटके है लेकिन ये थोड़ा एक माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, एक ऑर्डिनेंस जो पास होता है, मेरे ख्याल में फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट पास करता है और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट पास करता है, उसकी परहैप्स कोई टाइम लिमिट होती है। एनीवन नोस? 90 days for the provincial assembly and 120 days for the federal assembly and it is extendable for once। अब मुझे ये बताएं कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, तो ये ऑर्डिनेंस ये रिपील क्यों नहीं हुआ? एक कैसे एक्सेप्ट किया? (270A) आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी पहले हाँ, जितने भी लॉज जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारी फर्स्ट मार्शल लॉ में पास हुए, हमने उनको कवर दिया 270 में। फिर हमारे पास दूसरी मार्शल लॉ आई, फिर हमने उनके जो लॉज थे कवर दिया हमने 270A में। फिर जो तीसरी आई, दूसरी में हमारे पास जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, दैट इज़ ऑल्सो ऑर्डिनेंस बट दैट हैज़ बीन कवर्ड। तीसरी जो हमारे पास आई, जिसमें हमारे पास फाइनेंस एंड रिकवरी ऑर्डिनेंस है 2002 का, उसको हमने कवर दिया 270AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। सो ये सिंपल सवाल कि भाई ऑर्डिनेंस कभी कभार आता है, भाई ऑर्डिनेंस की तो टाइम लिमिट होती है, व्हाई इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल? सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कवर्ड ऑल दोज ऑर्डिनेंस कि भाई जो उस मार्शल लॉ के दौर में पास हुए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया कि भाई ये लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। पहली बात। नाउ प्रोसीजर सारा वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 का चलता है। अब हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट है 1939 का। हमने जब भी मोस्ट ऑफ द लॉयर्स, हमारे लिए बहुत सा आसान होता है कि केस फाइल किया, भाई खुला ले लो, ठीक है। कभी हमने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस ऑन अदर ग्राउंड्स फाइल किया है? परहैप्स नॉट, बिकॉज जो केस आता है उसको भी बड़ी जल्दी होती है और हमें भी बड़ी जल्दी होती है कि केस निपटे। सो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्सेप्ट खुला, हमारे पास और भी ग्राउंड्स हैं। और कौन से ग्राउंड्स हैं? 2 साल मेंटेनेंस ना दी हो, चला गया हो, गुम हो, इम्पोर्टेंसी हो, एंड द मेन ग्राउंड जो हमारे समाज में प्रीवेलेंट है, क्रूरल्टी। Cruelty is also one of the ground for dissolution of marriage and non-maintaining wife for the period of 2 years is also a ground for dissolution of marriage। फ़र्क क्या है? हम क्यों cruelty या non-maintenance पे
डिसोल्यूशन नहीं मांगते। सिंपल प्रोसीजर के भाई उस पे अगरचे आप ऐसा कोई ग्राउंड लेते हैं, यू हैव टू प्रूव दैट के दैट ग्राउंड एग्जिस्ट इन माय फेवर, सिंपल एज दैट। खुला, इट्स द विल ऑफ द वुमन, वो सिंपली कहे व्हाट्सोएवर रीज़न कि भाई मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे ये पसंद नहीं है, तो जज को सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के प्रोवाइज़ों के तहत उसको खुला ग्रांट करनी है। अब यहाँ पे सवाल आता है, मैं स्टेप बाय स्टेप भी आऊँगा, मैं सिंपल जो हम रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 कहता है कि भाई जब आप खुला ग्रांट करेंगे, द जज शैल रिस्टोर द डावर टू द डिफेंडेंट। अब मुझे ये बताएं कि ये जो रिस्टोरेशन है, आपका क्या ख्याल है कि ये रिस्टोरेशन उसी वक्त होनी चाहिए या दैट खुला कैन बी सब्जेक्ट टू दैट रिस्टोरेशन ऑफ डावर, या वो जो डावर है खुला को रोक नहीं सकती उसकी रिस्टोरेशन कि भाई हाँ जब तक ये ना पे करे तब तक आपको खुला नहीं मिलेगी, या उसको खुला मिल जाएगी बाद में वो लेता फिरे? खुला तो मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, खुला उसको उसी टाइम मिल जाएगी। डावर शैल बी रिस्टोर्ड टू द डिफेंडेंट। नाउ आई हैव सीन मैनी डिक्रीज जहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि खुला इज़ ग्रांटेड subject to restoration of dower. No one can put a condition on खुला. That is perhaps a misunderstanding, जो मेरे अंदाजे से इस पे जजमेंट्स भी हैं, आपको मिल जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट अहमद अली शेख साहब की हैं, एक तो दो और भी हैं, कि सब्जेक्ट टू रिस्टोरेशन ऑफ डावर आप उसको कंडीशनल नहीं कर सकते खुला को। खुला शैल बी ग्रांटेड बट हाउ एवर द डावर शैल बी रिस्टोर्ड टू द डिफेंडेंट, जो भी हो। अब इस पे पंजाब में अपना मेरे ख्याल में हमारे पास जो बुक है वो भी पंजाब का ही है, इसमें सिंध का यार ले आओ, इसमें सिंध का अगर मिल जाए ना वो ले आओ, इसमें कोई है प्रॉब्लम? हाँ मावड़ता है बमा पाणो ॿिया बि लावा न सब सिंपल होना है वेस्ट पाकिस्तान में मावड़ा है। या है बस फैमिली कोर्ट से नोट है बस, ठीक। नो चले, पंजाब में एक अमेंडमेंट आई थी रिसेंटली कि कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया था कि जब खुला ग्रांट की जाए, डावर का कोई पार्ट या आधा हिस्सा कोर्ट अज्यूम करेगी कि भाई उसको वापस देना चाहिए, पूरा वो लायबल नहीं है लड़की वापस देने के लिए। सो देयर वाज एन अमेंडमेंट बाय द पंजाब गवर्नमेंट, बट दैट अमेंडमेंट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन बाय द फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, तो हम जब बुक पढ़ते हैं हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब की अमेंडमेंट कौन सी है, सिंध की अमेंडमेंट कौन सी है। अब पंजाब और सिंध में बहुत सी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। पंजाब ने रैपिडली उसमें चेंजेस किए हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 में, परहैप्स वी हैव नॉट डन सो। इस वजह से जब भी अपना हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब लेट्स से पॉलीगेमी है, एवरीबडी नोज़, अगरचे कोई हस्बैंड दूसरी शादी करता है पहली बीवी के होते हुए, तो that is a punishable offense. Now who can initiate that complaint? Before family court, who can initiate a complaint? चेयरमैन काउंसिल भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, वाइफ का फादर भी कर सकता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको इस पे एक्सप्लेन कर दूँ। सिंध में सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन एंड आर्बिट्रेशन काउंसिल कंप्लेंट फाइल कर सकता है।
वाइफ डायरेक्टली नहीं कर सकती फाइल, पंजाब में वाइफ डायरेक्टली कर सकती है। बिकॉज जब आप सेक्शन पढ़ते हैं पॉलीगेमी का, वो डिस्क्राइब्ड है उसी लॉ के तहत, उसका सेक्शन 12 है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, ठीक है, पॉलीगेमी का। नाउ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड के रूल्स हैं 1961 के, उसका सेक्शन है सेक्शन 21, रूल 21 सॉरी। नाउ रूल 21 व्हाट सेज, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द ऑर्डिनेंस, मीन्स मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। अच्छा, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में सिर्फ पॉलीगेमी नहीं है, आप निकाह रजिस्टर नहीं करवाते या आप रजिस्ट्रेशन आप टाइम से नहीं कराते, दीज आर ऑल्सो ऑफेंसेस। और under the ordinance or these rules save on a complaint writing by the Union Council stating the facts constituting the offence. Now I am reading now Punjab Amendment. Now what Punjab Amendment says, no court shall take cognizance of any offence under the ordinance or these rules save on a complaint in writing by the aggrieved party. Now who would be aggrieved party? The wife. So Punjab में aggrieved party can file a complaint directly before the court and the court can take cognizance. While in Sindh, no court can take cognizance directly upon the complaint of wife. So that is the main difference here. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट पंजाब जिला जजमेंट होंगे, पढ़ तो सही ना यार, वो पंजाब वाली जजमेंट है, सिंध जी जजमेंट आए थे फ़हीम सिद्दीकी साहब जी। नाउ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि यहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं, अब कोई भी लॉ जब इनेक्ट होता है वो लिखा होता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ एप्लीकेबल फलां फलां फलां। अगरचे कोई अफ़गानी यहाँ रहता है, वो अफ़गान नेशनल है या बांग्लादेशी है, क्या वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन फाइल कर सकता है? कर सकता है सर। अगर मुस्लिम है तो कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट ये जो दूसरे कम्युनिटीज के हैं वो नहीं कर सकते, बाकी सारे पाकिस्तानी कर सकते जो जुरिस्डिक्शन में। चलें इसको अब पढ़ते हैं कि भाई कौन कर सकता है, ठीक है। नाउ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 1 कहता है कि भाई दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। 2 क्या कहता है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अगरचे सिटीज़न नहीं है, क्या उसका निकाह नामा या उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है? जब रजिस्ट्री नहीं हो सकती, टूटेगी कैसे? पहले तो करनी पड़ेगी ना, तो पहले हमारे रिकॉर्ड में तो आए कि ये है। नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से चल रहा है सिस्टम तो चलने दो, किसी का घर टूटना है तो टूटने दो। सॉरी, अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में मेंटेनेंस भी आती है। हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि भाई ये शादी है, चलें। अब मुस्लिम फैमिली लॉ में क्या क्या डिस्क्राइब्ड है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी
सेक्शन 2 डिफाइन करता है उसकी डेफिनेशंस को। सेक्शन 4 है सक्सेशन। अब नाउ मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, जैसे जल्दी जल्दी हम कवर करते जाएं। सेक्शन 4 है सक्सेशन। नाउ सेक्शन 4 ये कहता है कि अगरचे दादा है, उसकी पोते वगैरह भी हैं, उसका अगरचे बेटा मर जाए तो जो इनहेरिटेंस है उनके पोतों को वैसे ही मिलेगी जैसे कि उनके वालिद साहब अलाइव हैं। नाउ द मोहम्मदन लॉ सेज अदरवाइज। एज पर द इस्लामिक कवानीन अगरचे बेटा मर जाए तो पोतों को वो हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, तो सेक्शन 4 जब ये डाला गया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया। देन दैट जजमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अगरचे कोई भी फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट चैलेंज होती है, इट गेट्स ऑटोमेटिकली स्टेड, और वो जजमेंट 1991 से पेंडिंग है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारे पास है प्रॉब्लम। तो सेक्शन जो 4 है वो सक्सेशन को खोलता है फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन। अब जब से ये लॉ है उसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी हमारे पास चल रही है। ठीक हो गया, ये सेक्शन 4 इस पे आ गया। सेक्शन 5 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। नाउ सेक्शन 6 है पॉलीगेमी, जो मैंने आपको बताया। पॉलीगेमी अगरचे आप दूसरी शादी कर रहे हैं, यू हैव टू टेक परमिशन, आर्बिट्रेशन काउंसिल में एप्लीकेशन देनी है, उसको वाइफ को सुनना है, रीजंस देखने हैं कि भाई क्या रीज़न है आप दूसरी शादी कर रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगरचे कोई उससे एग्रीव्ड है, देन ही कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द आर्बिट्रेशन काउंसिल, एंड आर्बिट्रेशन काउंसिल विल फर्दर फाइल एप्लीकेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु विल टेक कॉग्निजेंस, और उसकी सज़ा 1 साल तक है। नाउ सेक्शन 7 तलाक। अब हमारे पास तलाक के कितने किस्म हैं, कोई बता सकता है? हाँ, कौन कौन से? ठीक, तलाक बैन भी कहते हैं, तलाक बिदन भी कहते हैं। ठीक है, तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बैन। अब उसमें थोड़ा उसको तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है, वो शाह साहब बेहतर अंदाज से बता सकेंगे, मैं शायद कुछ गलत ना बोल पाऊँ, तो इस वजह से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसमें थोड़ी तरीक़ेकार प्रोवाइडेड है। तलाक बैन है जो स्टेप बाय स्टेप होती है, तलाक एहसन है, अगरचे वो आपको ऐसा ही है मेरे ख्याल में, ऐसा ही है ना, बहरहाल वो एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जो सेक्शन 7 है हमारे तलाक का, दैट सेज कि किसी भी किस्म की तलाक हो, ठीक है, किसी भी किस्म की तलाक हो, उसके लिए लाजमी है इद्दत पीरियड ऑफ 90 डेज। तलाक किसी को आपने दी तो दैट वुड गेट इफेक्टिव आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो विच एवर लेटर एक्सपायर्स, जब प्रेगनेंसी के दौरान तलाक इफेक्टिव नहीं हो सकती। मेरे पास एक बेहतरीन केस आया, एक FIR कट गई, हस्बैंड ने कटवाई अपनी वाइफ पे कि मैंने इसको 1 मार्च को तलाक दे दी थी। ठीक है, तलाक मैंने इसको नोटिस भी निकलवा दिए थे, नोटिस भी उसको मिल गए थे, उसका पासपोर्ट एक्सपायर था। 1 अप्रैल को उसने अपना पासपोर्ट बनाया है, उसमें नाम मेरा डाला है, और मेरे बच्चों का पासपोर्ट डलवा के ये मलेशिया भाग गई। तो FIA ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसने देखा, तलाक को चेक किया, हाँ यार ये सही है बिल्कुल, और उन्होंने पासपोर्ट एक्ट के तहत FIR काट दी। अब जब पासपोर्ट एक्ट के तहत FIR कटी, मेरे पास केस आया। जब मेरे पास वकील साहब आए, अच्छा मुझे भी ये पता नहीं था ऑनेस्टली, जब वकील साहब आए उन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 7 के तहत तलाक इफ़ेक्टिव ही आफ्टर 90 डेज़ होगी। अगर उस दौरान, उस 90 दिन के दौरान हस्बैंड की मौत भी हो जाए, देन शी वुड बी कॉल्ड एज विडो। इंटाइटलमेंट है उसकी इनहेरिटेंस शेयर करके, जैसे आमिर लियाकत के केस में हुआ, खुला भी फाइल हुई थी। तो वो केस ख़त्म हो गया कि भाई जब चार्ज ही इफ़ेक्टिव नहीं है, अपना चार्ज ही नहीं बन रही, तो केस गलत हो गया, वो फारिग हो गया। सो
तलाक इफेक्टिव होगी आफ्टर द पीरियड ऑफ 90 डेज। तलाक की किस्म के ऊपर कभी कभार आ जाता है तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बिदम, तलाक तफवीज़। ये थोड़ा पढ़ लिया करें, थोड़ा शॉर्ट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं। सॉरी, मेरे पास एक तलाक का केस आया, लेडी आई तलाक नंबर लेके, तो मुझे उसमें बड़ा डावरी आर्टिकल मुझे चाहिए, तो मैंने उसका डावरी आर्टिकल के लिए फुल फाइल कर दिया। जब मैंने नोटिस करवाया तो उसका हस्बैंड आ गया, उसने WS में जमा करवाया, मतलब उस WS में कहीं भी इसने ये क्लेम नहीं किया कि मैंने इसको तलाक नहीं दी है। तो एक जज साहब ने उसको क्या बोला कि आप एक एफिडेविट लिखिए, वो अपनी बीवी को वापस लेके जाना चाह रहा था। जज साहब ने इसको बोला एक एफिडेविट लिखिए आप कि मैंने इसको तलाक नहीं दी। मेरा चला जज साहब से होकर वो हो गया कि जब कोई चीज़ भी अगर क्लेम कर रहा है तो गड्ढे का टाइम था, आप उसको कैसे डायरेक्शन दे सकते हो कि ये चीज़ और वो चीज़ था। बहरहाल तक मैंने उसको फिर होगा अच्छा उसका कंप्रोमाइज करा लूँ। मेरा कंप्रोमाइज कब होगा जब मैंने उसको फाइल किया डावरी आर्टिकल में और मैंने क्लेम किया कि ये तलाक मिल चुकी है। तो इस बात पर मेरा जज साहब से बहुत सारा बहस हुआ, तो वो मेरा कंप्रोमाइज नहीं मांगा। मैंने बोला अगर कोर्ट मानती है कि मेरी तलाक नहीं मिली है तो मैं इसका फॉलो कंडीशन पे वापस जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से फिर उसने भी जज नहीं माना, जज दरवेश होगा। हाँ, मैंने सर मुझे बोला इतना क्यों लड़ रहे हो? नहीं मैं आज के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कल के लिए लड़ रहा हूँ। क्या फिर इसके मैंने इसको फिर ऐसा किया तो मैंने बोला आप ही सही हो गए। फिर मैंने उसके हस्बैंड का सर मेरा एक सवाल है आपसे सर। अरे यार इसको तो पूरा करने दो, उसका पूरा नहीं हो रहा, तुम शुरू हो रहे हो। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी 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 जल्दी। और जो तलाकनामे में जो विटनेस थे उनको भी बुलाया, उनका भी हो गया ना, खत्म हो गया ना। तलाक मिली लड़की को, ये बताओ मिली नहीं मिली? नहीं कंप्रोमाइज करा। फिर वापस भेजा? अरे यार चलो अच्छा किया, अच्छा किया, हो गया ना अब यार। उसको सर फिर बेटा हुआ, फिर बेटा भी हुआ। ये वो वाला काम तो नहीं हुआ ना, एक को 2 बेटे थे, जज साहब ने कहा जाओ आपस में सुलह करके आ जाओ, फिर 1 घंटे बाद फिर लड़के आए, फिर 3 हो गए हैं। कहते आप कैसे कैसे बांटेंगे हम हैं? अनहते वदंडे ने यार ये अधिक परिपूर्ण डिस्कस करूँ था। कोशिश करेंगे आखिर में। नाउ सेक्शन 8 describes talaq tafweez. Now what is talaq tafweez? It is a right, लेडी को होता है हक के वो तलाक delegated right of wife to pronounce talaq. This is the delegated right. Now तलाक तफवीज़ भी उसी तरीके से एप्लीकेबल होगी जैसे तलाक नॉर्मल होती है एज पर सेक्शन 7। नाउ सेक्शन 9 है वो मेंटेनेंस को डिस्क्राइब करता है। मुझे कोई बता सकता है हमारे पास डावर के कितने किस्म हैं? कौन कौन से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड? अच्छा, अगर ये निकाह नामे में ये लिखा नहीं है ये प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड है, देन लिखा नहीं है तो हाउ वुड कोर्ट अज्यूम के क्या होगा इसमें? नो नो नो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड एज पर सेक्शन 10 would describe कर रहा है where no details about the mode of payment of dower are specified in the nikah nama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand. Now prompt dower आपने देखा होगा निकाह नामे में लिखा होता है कि भाई मुअज्जल एंड मुवज्जल, now these are Arabic terms, कि कितना पैसा उस वक्त दिया गया और कितना पैसा बाद में दे सकते हैं। Now पेमेंट लेटर ऑन डिमांड 2 सूरतों में होता है, ठीक है, जब भी वो मांगे और दूसरा तलाक की सूरत में तो वो ले सकता है। एंड मेरे ख्याल में शायद डेथ पे भी होता है, परहैप्स आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ, तो डेथ पे भी होता है वो जो पेबल ऑन डिमांड वो जो कंसिडर होता है। नाउ ये सारी चीज़ें जो हमारे पास अपना डिस्क्राइब हैं वो डिस्क्राइब हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में।
नाउ दूसरा हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ है मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939। नाउ वो पूरी चीज़ें हमने अपने पहले बताया कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं डिसोल्यूशन के, हमने वो बताया। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको, ये ग्राउंड सिंपल हैं, वो थोड़ा याद कर लीजिएगा कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर पीरियड ऑफ 4 years, दैट द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर और मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नाउ 2 साल मेंटेनेंस, वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की कंट्रावेंशन में दूसरी शादी उसने कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड। हस्बैंड जो है उसको 7 साल या उसके ज़्यादा की सज़ा हो गई है, अपना जो रीज़नेबल मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो प्रूव नहीं कर पाया है, हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो इनसेन है और अपना जो है अटेंड नहीं कर सका टाइम 16 years तक का, जो जिस वक्त शादी में, वो बाद में रिवोक कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। नाउ द अदर ग्राउंड इज़ क्रूरल्टी। ठीक है, नाउ मुझे ये बताएं कि एक केस फाइल हुआ कॉन्जुगल राइट्स का, ठीक है, हस्बैंड ने फाइल किया, कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री भी मिल गई उसको, ठीक है। हाउ डिक्री बी एग्जीक्यूटेड? थ्रू अटैचमेंट ऑफ लेट्स, बिल्कुल सही, थ्रू अटैचमेंट होगी। वाइफ को कभी भी कोर्ट जेल नहीं भेजेगी इन अपना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ दैट डिक्री। हस्बैंड अगरचे कंजुगल राइट्स की डिक्री परफॉर्म नहीं करता, ही मे बी सेंट टू प्रिजन। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस हियर। नाउ ये आ गए हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939 में। अब लेट्स से क्रिश्चियन कपल है, क्या क्रिश्चियन कपल में खुला का कॉन्सेप्ट तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ पे कौन से ग्राउंड्स हैं? वहाँ पे अपना जो सेपरेशन होगी, वहाँ पे डिसोल्यूशन या जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स कौन से हैं? प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर रहा हो, मेंटेनेंस नहीं कर रहा हो। नाउ दीज जो ग्राउंड्स हमने बताए, दोज आर अवेलेबल टू वाइफ, ठीक है, दोज आर अवेलेबल टू वाइफ। हस्बैंड के पास सिर्फ एक ही ग्राउंड है, अडल्ट्री। अगरचे वो अडल्ट्री की चार्जेस प्रेस करता है और वो उसको उसको प्रूव कर पाता है, देन द हस्बैंड कैन सीक जुडिशियल सेपरेशन। नाउ एक और ग्राउंड है कि भाई माने एक क्या कहते हैं, इतनी तशनगी बढ़ गई है, एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं है। इन दैट सिनारियो व्हाट इज़ डीम्ड टू बी डन? नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट, एक मंसूर अली शाह साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने हेटफुल यूनियन को डिस्क्राइब किया है इर्रेवोकेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। व्हाट इज़ दैट? इर्रेवोकेबल break down of marriage. Now that is coined by the क्या कहते हैं, the judge साहब, looking at the considering the decisions of British citizens और British high courts, वहाँ पे ये terminology defined है, terminology वहाँ पे ये दी गई है। Even though India, even though Hindu law, अब हिंदू लॉ में भी ग्राउंड्स जो है ना वो डिस्क्राइब्ड है। यहाँ ये हम नहीं कह सकते कि लड़की को कोई पसंद नहीं है तो वो आके खुला ले ले, नो, दैट इज़ नॉट द ग्राउंड अवेलेबल। यही ग्राउंड्स हैं जो हमने बताए कि भाई मेंटेनेंस नहीं दी, अपना जो है 7 साल से नहीं है, 4 साल से नहीं है, इम्पोर्टेंसी है। अगरचे वो ग्राउंड प्रूव नहीं कर पाते, शादी ख़त्म नहीं होगी, शादी ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ हिंदू लॉ एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियन लॉ the marriage is sacrosanct. However, in terms of Muslim law, this is just a contract. This is a civil contract. So there is a difference between them. Even sacrament. So जो इंडिया में भी irrevocable breakdown of marriage consider करती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वो कहते हैं हमारे पास पावर है, कोई और कोर्ट नहीं कर सकती, फैमिली कोर्ट के पास ये पावर्स नहीं है। हाँ, हम अगर से समझेंगे कि शादी नहीं चल सकती आगे, हम ये ग्राउंड कंसिडर करके शादी तोड़ सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ हमारे पास अभी आ गए उसके रूल्स भी हैं, वो रूल्स सारे बताते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस 1961 के
रजिस्टर मैरिजेस कैसे होगी, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किसके पास होगी, एक्सेट्रा, और निकाह रजिस्ट्रार कैसे होगा, कहाँ बैठेगा, उसकी पेमेंट फ़ीस कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइडेड है और निकाह नामा भी है जो वो उसमें प्रोवाइडेड है। आज रिसेंटली एक पता चला, लाहौर हाई कोर्ट ने एक जो है डायरेक्शंस दी कि निकाह नामे की कुछ कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी एम्बिगुअस हैं, इसको क्लियर किया जाए। नाउ ये पता चला कि हमारे पास जो निकाह नामा ऑफिशियल गज़ट में है दैट इज़ ओनली इन इंग्लिश, जो इसके साथ शेड्यूल में अटैच है। वी हैव नो ऑफिशियल निकाह नामा इन उर्दू। तो ये हमारे पास जो है उसकी ट्रांसलेशन चल रही है। ऑफिशियल गज़ेटेड निकाह नामा उर्दू में हमारे पास नहीं है, सो वो उर्दू में ही है और इंग्लिश में ही है जो इसके साथ अटैच है। नाउ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964, सिंपल आप प्लेंट बनाएंगे, सेक्शन 7 के तहत आप प्लेंट फाइल करेंगे। सेक्शन 7 मैंडेट करता है आपको कि जितने भी आपके पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं खुला के साथ, आपको सारे ग्राउंड्स प्लेंट में मेंशन करने हैं और सारे ही ग्राउंड्स आपने सीक करने हैं। हैदराबाद में मैंने अजीब प्रैक्टिस देखी कि वहाँ पे खुला का अलग सूट फाइल हो रहा था, दूसरी चीज़ें अलग फाइल हो रही थी। यहाँ पे भी है? अच्छा, नहीं, सेक्शन 7 क्लियर करता है, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं पढ़ लूँ। उसका प्रोवाइजो है सेक्शन 7(2) का, प्रोवाइडेड दैट अ प्लेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे कंटेन ऑल क्लेम्स रिलेटिंग टू डावरी, मेंटेनेंस, डावर, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड belongings of wife, custody of children and visitation rights. Now even you can, as per this section, you can claim visitation rights in that very much plaint, in that very much suit. Why? Because जो सेक्शन 5 है वो फैमिली कोड के ये कहता है कि भाई जितने भी सब्जेक्ट शेड्यूल में दिए गए हैं वो सारे फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के तहत फैमिली कोड की पावर्स हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है? सिंपल है, हमारे पास जो सारी चीज़ें मेंशन है, डावर, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और बाय ऑन द ग्राउंड ऑफ खुला, डावर, मेंटेनेंस, restitution of conjugal rights, custody of children and the visitation rights of parents to meet them, guardianship, jectitation of marriage, dowry, personal property and belongings of a wife and child with his mother, any other matter arising out of the निकाहनामा। जितनी भी निकाहनामे में प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन है वो भी सारी फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती हैं। सो जब हम प्लेंट फाइल करें तो जितने भी हमारे पास, जितनी भी हमें रिलीफ सीख करने हैं कोर्ट से, हमने वो रिलीफ मेंशन करके फ़ाइल करने हैं। सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 8 के तहत जो है इंटीमेशन दी जाएगी डिफेंडेंट को। अब यहाँ पे कानून को थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मोल्ड किया गया है, बिकॉज फैमिली कोर्ट हैज़ बीन गिवन इनहेरेंट पावर्स। नाउ व्हाट आर दोज पावर्स? As per the civil procedure code, those inherent powers have been given to the civil court. As per the criminal procedure code, the inherent powers have been given to the high court 561A के तहत। Now यहाँ पे फैमिली कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, वो कोई सा भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। सो हम जो कहते हैं ये फैमिली कोर्ट नहीं कर सकती, हाँ अगरचे कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जो कहता है अदरवाइज, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकती, उसको वायोलेट नहीं कर सकते वो। लेकिन अगरचे टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस उसको जो भी सही लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 7 बताता है कि भाई प्लेंट फाइल होगी, वो पूरी डिटेल्स के साथ होंगी और उनकी कॉपीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। सेक्शन 8 के तहत इंटीमेशन डिफेंडेंट को भेजी जाएगी और नोटिस, समन्स वगैरह सर्व किए जाएंगे। वहाँ पे हम CPC का सहारा भी ले लेते हैं, नोटिस का वो मेंशन है उसमें। ठीक है, अब सेक्शन 9, नाउ सेक्शन 9 प्रेस्क्राइब्स द रिटन स्टेटमेंट। अब जो रिटन स्टेटमेंट है वो आपने 30 दिनों में फाइल करनी है। ओ सॉरी, सर्व हो गया, विद इन 30 डेज पीरियड है, आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब रिटन स्टेटमेंट में लेट्स से एक सूट फाइल हुआ है हस्बैंड की तरफ से फॉर कॉन्जुगल राइट्स,
अब यहाँ पे उसी कंजुगल राइट्स के सूट में वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला. देयर इज नो नीड टू फाइल अ सेपरेट सूट. ठीक है. सो इन दैट वेरी मच सूट वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला. हम दूसरा सूट फाइल करवाते हैं कि भाई वो नहीं, दूसरा फाइल होगा, फीस डबल मिलती है. हैं? हाँ, उसी में ही होगा ना. उसी में रिटन स्टेटमेंट में शी विल क्लेम एंड शी कैन ऑल्सो क्लेम अदर हर पेयर्स. वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा. जी प्लीज. सर, सूट फॉर मेंटेनेंस अगर वाइफ फाइल करे तो क्या जो बाप है उनका वो गार्जियन की एप्लीकेशन दे सकता है मीटिंग के लिए? बिल्कुल दे सकता है. तो सर गार्जियन की कोर्ट अलग है, फैमिली कोर्ट अलग है. फैमिली कोर्ट है, गार्डियन की कोर्ट किसने कहा अलग है? क्लियरली लिखा हुआ है कि वो गार्जियन कोर्ट ही डिसाइड करेगी जो भी गार्जियन. अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ. अब सेक्शन 9 है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का. वो क्या कहता है कि गार्डियन एंड वार्ड्स एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी? जहाँ बच्चा रिजाइड कर रहा है. ठीक है, नॉर्मली यही है भाई, ये कह रहा है. अब रूल 6 है फैमिली लॉ, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल्स का. वो क्या कहता है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ. नाउ रूल 6 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल्स का. वो कहता है द कोर्ट विच शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट विल बी दैट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द कॉज ऑफ एक्शन wholly or in part has arisen, or where the parties reside or last resided together. Now there is one proviso that in suits for dissolution of marriage or dower, the court within the local limits of which the wife ordinarily resides shall also have jurisdiction. अब मुझे ये बताएं कि रूल 6 एप्लीकेबल होगा या गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा in terms of filing an application under section 12 और section 25 कस्टडी के लिए. बताए कोई मुझे. गार्डियन एक्ट. नाउ गार्जियन एक्ट अप्लाई होगा. नाउ रूल 6 of West Pakistan Family Court rules will supersede section 9 of Guardian and Wards Act. रूल 6 एप्लीकेबल होगा. वाई? देयर इज अ जजमेंट PLD 2012 SC 66 PLD 2012 SC पेज 66 दैट डिस्क्राइब्स. अब ये क्यों किया गया है? नाउ नॉर्मली सब्सटेंटिव लॉ हमेशा प्रोसीजरल लॉ, वो जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सबसर्विएंट होते हैं एक्ट के. यहाँ पे उन्होंने रूल्स को सुपरसीड कर दिया एक्ट के. वाई? जस्ट के भाई कंसिडर करते हुए, क्योंकि शेड्यूल में वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के शेड्यूल में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, लिहाजा रूल 6 विल बी एप्लीकेबल. ऐसा समझ लें गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर वो अप्लाई नहीं करेगा. प्रोसीजर यही अप्लाई करेगा जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 है, जहाँ पे ये प्रोसीजर साइलेंट है. देन यू कैन रिसॉर्ट टू गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट. सिंपल एज वर्ड्स में. कंसिडरेशन कि भाई बच्चे की कस्टडी कैसे डिसाइड होगी, वेलफेयर, दैट इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन. वो लिखा हुआ है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट साइलेंट है उस बुनियाद पे, क्योंकि दैट ओनली डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर. अब जैसे हमने बताया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939, वो क्या बताता है? वो डिसोल्यूशन कौन कौन से फॉर्म पे होगी, कैसे कैसे होगी, वो बताता है. मेंटेनेंस क्या है, डावर क्या है, तलाक क्या होगी, वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 बताता है. लेकिन हम चीज़ सारी एप्लीकेबल जो करवाते हैं वो प्रोसीजर लॉ फैमिली कोड्स एक्ट के तहत करवाते हैं. लाइकवाइज बच्चे की कस्टडी कैसे डील होगी वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट बताता है, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 एंड देयर रूल्स होगा. सो दैट मस्ट बी क्लियर कि वो जो सेक्शन 9 है दैट विल नॉट सुपरसीड. अब
इस पे जजमेंट भी आ गई है। फैमिली सूट में जाके आप डायरेक्ट सेक्शन 12 की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि भाई मुझे विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। मैंने बताया ना प्लेंट में पढ़कर कि वो सारी चीज़ें जो आप मांग सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के तहत वो सारी चीज़ें आप क्लेम करेंगे। प्रोवाइजो मैंने आपको पढ़ाया, अपना सेक्शन 7 है। सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, फैमिली केस में भी हम 12 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि जज साहिबान जो टिल पेंडेंसी ऑफ द फैमिली सूट होता है वहाँ पे विजिटेशन राइट्स देते हैं। जब केस खत्म हो जाता है तो हमारे विजिटेशन राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। ये क्यों? बिकॉज यू हैवंट अप्लाइड फॉर परमानेंट कस्टडी। सेक्शन 25 के तहत आपने कोई एप्लीकेशन दी नहीं है। नाउ वाइल डिसाइडिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 वो आपको परमानेंट कस्टडी नहीं देता, लेकिन आपके विजिटेशन राइट्स को कंटिन्यू कर देता है। दैट्स द वे। अब सेक्शन 12 की एप्लीकेशन, आई एग्री विथ यू, अगरचे वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन आ जाती है तो विजिटेशन राइट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। दैट मस्ट बी कंटिन्यूड। हाँ। अब यहाँ पे अगर जो फ़र्ज़ करें आप कंजुगल राइट्स, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अब सूट है प्लेंटिफ का, उसने जो रिलीफ मांगे आप पे रिलीफ उसने रिलीफ मांग लिए, आपने सिंपल फाइल किया एप्लीकेशन आपकी डिसाइड होती है एंड दैट उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है टिल द फाइनलिटी ऑफ सूट होगी। बिल्कुल टिल द फाइनलिटी ऑफ सूट होगी। हाँ, आपने रिटन स्टेटमेंट में प्रेयर की है बिल्कुल, लेकिन आपकी काउंटर पेयर का वो इशू ही फ्रेम नहीं हुआ होगा कि भाई मैं काउंटर पेयर इन्होंने मांगे, हमें इशू फ्रेम करना चाहिए कि इनको कस्टडी दी जाए या विजिटेशन राइट्स दिए जाएं या नहीं। अब अनलेस देयर इज एन इशू विच इज सब्सटेंशियली डिसाइडेड, हाउ कैन दैट बी एडेड इन द फाइनल जजमेंट? दैट इज द मेन पॉइंट। अब सेक्शन 7 जो हम बता रहे थे, जो प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है? प्रोवाइड मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, पहले भी मैंने पढ़ लिया। Provided that a plaint for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belongings of wife, custody of children and visitation rights of parents। ये लिखा है उसमें, लेकिन हम entertain नहीं करते या practice entertain करने की नहीं है। That's why a separate application under section 25 is to be filed। तो आगे चल के क्या होता है कि वो दोनों मैटर कंसोलिडेट बाज़ औक़ात जज साहबान कर देते हैं, बाज़ औक़ात वो सेपरेटली ही चल रहा होता है। अच्छी बात ये होती है कि वो दोनों कंसोलिडेट हों, क्योंकि कंसोलिडेट होंगे और इश्यूज़ इकट्ठे फ्रेम होंगे तो एविडेंस एक ही किस्म की आएगी, बट एप्लीकेशन ही फाइल नहीं होती। अगरचे फैमिली केस में जज किसी को बताया, जैसे उस केस में उसको कहा एफिडेविट दो, बैठ गया ना, क्योंकि भाई तुम मिले हुए हो दूसरे पार्टी से, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई वो क्या एक मशहूर कहावत है ना, किसी मुजरिम की अच्छाई देखनी हो तो क्रिमिनल केस में आ जाओ उसको देखने के लिए, किसी अच्छे इंसान की क्रिमिनलिटी देखनी हो तो फैमिली केस में आ जाओ, तो वो आपको पता चल जाएगा कितनी क्रूरल्टी या कितनी क्रिमिनलिटी से वो सोच सकता है। दैट्स द पॉइंट। नाउ सेक्शन फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन 10। इंस्टीट्यूशन सूट 8 में हमने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी। नाउ 10 बताता है हमें प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। नाउ जैसे ही रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी, कोर्ट ने 3 काम करने हैं। क्या? पहली डेट रखनी है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट को ये कोशिश करनी है कि भाई रिकन्सिलिएशन हो जाए अपॉन ऑल द इश्यूज, ठीक है। अगरचे रिकन्सिलिएशन फेल हो जाती है और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला है, ही शैल एट वंस प्रोनाउंस खुला। दैट वुड बी एप्लीकेबल forthwith, which is mentioned in that. For the purpose of remaining issue, जितने भी होंगे, he shall frame the issue of remaining। जी
यस 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, अब ये भी कंसीडर किया जाता है खुला इज इक्वल टू 1 तलाक, ये भी कहा जाता है, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। 90 डेज का पीरियड है ही द पर्पज ऑफ रिकन्सिलिएशन। अगर कि उसमें रिकन्सिलिएशन सक्सेसफुल हो जाती है, दैट वुड बी रिवोक्ड, दैट खुला वुड बी रिवोक्ड एंड कैन बी रिवोक्ड। वो रिपोर्ट देगी, यूनियन काउंसिल अपना भेजेगी, क्योंकि जब भी प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है तो जज साहब नीचे लिखते हैं कि भाई ये डिक्री जो है वो यूनियन काउंसिल को भेजी जाए फॉर द कंफर्मेशन। अब उसी 90 डेज के दौरान अगरचे रिकन्सिलिएशन हो गई, पार्टीज आप में सेटल हो गई, तो वो जाके कहेंगे भाई इसको रिवोक कर दे, इवन दो दैट कैन बी डन तलाक। वो 90 डेज का पीरियड क्या है? 90 डेज के पीरियड का पर्पस क्या है? कूलिंग ऑफ पीरियड है कि भाई अगर मामलात हल हो जाते हैं तो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएं, एंड दैट इज़ रिवोकेबल। आफ्टर 90 डेज दैट इज़ इररिवोकेबल। वो तलाक हो या ये हो, आफ्टर 90 डेज दैट इज़ इररिवोकेबल। नाउ एग्जामिन किया उन्होंने इश्यूज़ फ्रेम कर दिए। जब इश्यूज़ फ्रेम कर दिए तो फिर बारी आ जाती है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की। नाउ ये पूछा जाता है या बाज़ औक़ात आता है कि स्पेसिफ़िकली फैमिली लॉ प्रोहिबिट करता है एप्लीकेशन ऑफ CPC एंड QSO। मतलब कि आप कोई भी जो एविडेंस आएगी उसको कानून शहादत की मयार पे टच नहीं करेंगे, कानून शहादत की मयार पे उसको एनालाइज करके अपनी जजमेंट नहीं देंगे, लेकिन उसको सिंपली चीफ एग्जामिनेशन भी होगा, उसका क्रॉस भी होगा और री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, और उसको असरटेन किया जाएगा कि भाई मेंटेनेंस पे क्या पॉइंट है, डावरी पे क्या पॉइंट है और डावर पे क्या पॉइंट है, और उसको फाइनल करने के बाद वो जजमेंट अनाउंस करेगा। अच्छा, जब एविडेंस फाइनल हो जाएगी, एविडेंस फाइनल होने के बाद पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी होनी है। पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी मैंडेटरी है कि भाई उसके बाद भी कोर्ट कोशिश करे कि रिकन्सिलिएशन हो सकती है या नहीं। वो नहीं हो रही, वो लिखी जाएंगी भाई पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स आर ऑल्सो फेल्ड, देन द जजमेंट वुड बी अनाउंस्ड। नाउ जजमेंट जब हो गई फिर आ जाता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री के वही तरीक़ेकार हैं जितने टाइम लगता है। वन सेज के मिजरीज ऑफ अ सिविल प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। ऐसा ही है ना सर? इन कंटिन्यू योर एलिब्रेशन आई हैव वन क्वेश्चन प्लीज। जी जी प्लीज। Sir, with regard to talaq, the court pronounced when the court pronounced the talaq, the impact of 90 days is given. The period of 90 days is given to affection of the talaq. Is provided under section 7(3) of the Muslim Ordinance 1967. बिल्कुल बिल्कुल। Whether the complaint of the talaq by the court is of 3 times or only 1 time, in which the period of 90 days is provided for conciliation. मैंने पूरे शुरू में ही बताया, जो तलाक है ऑल फॉर्म्स ऑफ तलाक उसमें इंक्लूडेड है। जो सेक्शन 7 है दैट इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ तलाक। तो कौन सी भी तलाक का, सॉरी 3 times सर, जितनी भी हैं, किसी भी किस्म की तलाक हैं, तलाक हसन है, तलाक एहसन है, तलाक बैन है, वो जितनी भी तलाक की किस्म हैं वो सारी तलाक की किस्म सेक्शन 7 के ताबे हैं, और उसमें 90 डेज़ पीरियड ही होगा। तो 1 तलाक हुई या 3 तलाक़ें हुई, जितनी भी हुई उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ द टर्म नाउ अपील है, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत सेक्शन 14 के तहत अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास फाइल होती है। एक्सेट्रा पावर्स हैं, एक जो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ाइल होती है इन बिटवीन। कौन सी एप्लीकेशन है हम रूटीन में फ़ाइल करते हैं? 17A। नाउ 17A वाज इंसर्टेड लेटर ऑन कि भाई क्योंकि उस वक्त में 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लगते थे, वो जब तक मेंटेनेंस डिसाइड हो बाद में मिलेगी, तो ये इस वजह से डाला गया कि भाई इंटरम मेंटेनेंस अनाउंस की जाए, जैसे अगर वाइफ या बच्चे अलग रह रहे हों उनको एक्सपेंसेस मिल सकें।
एंड वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 स्पेसिफिकली मना करता है कोई भी इंटरिम ऑर्डर इज़ नॉट अपीलेबल ऑर्डर, उसकी अपील फाइल नहीं हो सकती। ऑर्डर 17A इज़ नॉट अपीलेबल, CP फाइल होती है उस पर, वो एंटरटेन बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती है। एंड देयर इज़ एन अदर प्रोविजन 17B। नाउ सर 17(3) में बार्ड एंटिटी ऑर्डर से बार्ड इन अंडर सेक्शन 17(3). जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बता रहा था, वो सेक्शन आपने बता दिया। कंटिन्यू करो। हाँ, सो नाउ 17B है, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोविज़न है। 17B, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन, मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट। हमारे पास ये है। अब पंजाब में एक बड़ा ज़बरदस्त उसके बाद एक और सेक्शन आ गया है, वो ये कहता है कि फैमिली कोर्ट जो है वो किसी भी इदारे से कोई भी रिपोर्ट कॉल कर सकती है फॉर पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम ऑफ द डिफेंडेंट। वो FBR से भी रिपोर्ट कॉल कर सकती है। तो मर गए मर्द, पूछ ले पंजाब में, वो किसी से भी कॉल कर लेंगे, भाई जितनी इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम पे है उस हिसाब से वो उनको मेंटेनेंस जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। सॉरी, कहाँ पे फाइल की? कोर्ट में 17 के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स उस बंदे की सैलरी पता करके, तो कोर्ट ने 4 डिटेल लेटर दायर करी मुझे कन्विंस करने के लिए कि ये एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं, वो पंजाब की अमेंडमेंट है ना, सिंध की नहीं है। जिस अमेंडमेंट के तहत आपने एप्लीकेशन फाइल की वो पंजाब की है। इवन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी हो तो फैमिली करवा दी, बस करवा दी, बस काम हो गया। देखिए अब देखिए ये डिबेटेबल पॉइंट है। अगरचे कोई नॉर्मली मैं प्लेंट में एक असर्शन लेता हूँ कि भाई इनकी इनकम जो है वो 15 लाख है, द बर्डन इज़ अपॉन मी टू प्रूव द फैक्टम दैट इसकी इनकम 15 लाख रुपए है। नाउ अगरचे वो ये कहता है मेरी इनकम 15 लाख नहीं है, मेरी इनकम 5 लाख है, देन बर्डन शिफ्ट्स अपॉन द डिफेंडेंट कि भाई हाँ तुम बताओ तुम्हारी 15 लाख क्यों नहीं है और तुम्हारी 5 लाख है। सो ये चलता रहता है, हर जज का अपने हिसाब से माइंड है, वो अपने हिसाब से उसको कंसिडर करता है। सर जो आपने भी ये बात बताई बर्डन ऑफ प्रूफ बताई गई किस पे क्या होता है, डिफेंडेंट ने अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट बताई कि मेरा जो है वो ये था, जहाँ वो जॉब करता था या जो भी सारी चीज़ें थी, जज ने थ्रू कोर्ट को वेरिफिकेशन भी उसके ऑफिस से करवा दी, सब कुछ कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट जब उन्होंने पास करी है तो डिग्री में और जजमेंट में उन्होंने फिर उसकी 45,000 सैलरी थी और 30,000 उसका टोटल मेंटेनेंस का लगा दिया और प्रीवियस मेडिकल भी है वो लगा दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपील बात यह है, देखें जज साहब ने ज़रूर उसकी 30,000 देने के रीज़न्स लिखे होंगे, ठीक है। अब आप कोर्ट सिर्फ ये पॉइंट कंसीडर नहीं करती कि इसकी सैलरी कितनी है, उसकी लिविंग स्टाइल भी देखना है आपको कि भाई वो कौन सी गाड़ी में आता है, कौन से घर में रहता है, कौन से कपड़े पहनता है, क्या चीज़ें करता है, तो वो सारी चीज़ें कोर्ट ने असरटेन करनी है। और वकील साहबान ने ये सवाल पूछने हैं कि भाई तुम्हारी रहाइश कहाँ है, तुम रहते कौन से हो, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, तुम क्या काम करते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो। तो ये अगर ये सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। अब मेरे पास केस है उसमें वो कहता है मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरी कोई इनकम ही नहीं है, और तुम गाड़ी MG लेके आते हो हर डेट पे, तो जाहिर सी बात है कहीं से तो पैसे आ रहे हैं ना तुम्हारे पास। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं और कोर्ट ये कंसिडर करती हैं। दैट्स वाई दे प्रोनाउंस माने वो अमाउंट करते सर वैसे मेंटेनेंस जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ माइनर है ना, उनको देख के डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि वैसे जुल्म हो रहा है जो हमारे सामने कोर्ट्स में देख रहे हैं। सर आपने मेडिकल अलाउंसेस के लिए जो है मेडिकल क्लेम लेडी ने किया 20 लाख का, जज ने अनाउंस कर दिया कि फादर क्योंकि फादर है वो तो इस वजह से 18 लाख जो है वो पेमेंट करे। फादर भी कहाँ से करे, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, किस तरीके से उस चीज़ को कन्विंस करें। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस मस्ट बी इन प्रोपोर्शनेट टू द इनकम ऑफ फादर। इन प्रोपोर्शन होना चाहिए, अगरचे वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा तो क्या होगा, वो पे नहीं कर पाएगा और एट द एंड ऑफ द डे वो परेशानी होगी, फिर वो रुल जाएगा। नहीं है। ऑर्डर 7, 11 और ऑर्डर 7
नहीं, वो तो उस पर लिखा हुआ है ना, रूल 6 एप्लीकेबल है ना, रूल 6 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बताता है। नहीं सर, ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 किसने कहा एप्लीकेबल है? सीपीसी में आता है वो तो, और ये फैमिली नहीं तो ऑर्डर 7, 11 फैमिली कोर्ट्स इन्वोक करती हैं क्या? लोग फाइल करते हैं फैमिली। मर्जी है भाई, फाइल करें, अब क्या कह सकते हैं, वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करते हैं। हाँ, मतलब कि देखें, मेयर मेंशनिंग ऑफ रॉन्ग प्रोविजन डज नॉट से कि भाई वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए। अब उन्होंने हेडिंग 711 की डाल दी, ठीक है, या हेडिंग 710 की डाल दी ऑन द पॉइंट ऑफ जुरिसडिक्शन। अब कोर्ट को ये पता है मेरे पास रूल 6 के पावर्स हैं और उनके कंटेंट्स से, जो एप्लीकेशन के कंटेंट्स हैं उस पर ये नज़र आ रहा है कि रूल 6 एप्लीकेबल हो रहा है, तो कोर्ट ही ओवरलुक कर सकती है कि भाई मैं हेडिंग पे ना जाऊँ, 710 लिखा हुआ है, मैं रूल 6 के तहत कर दूँ। अब सिंपल कोई भी प्रोविज़न अगर चाहे आप गलत लिखते हैं, कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये प्रोविज़न आपने गलत लिखा है, मैं इस वजह से एप्लीकेशन डिसमिस कर रहा हूँ। नहीं, आपको उसके कंटेंट्स पे जाना है, वो जो कंटेंट्स हैं या प्रेयर्स हैं, प्रेयर क्लॉजेस पे जाना है कि क्या प्रेयर क्लॉजेस मेरी जुरिसडिक्शन में आती हैं या नहीं आती। दैट्स इट। रेस जुडिकाटा ॾिसो, हाणे रिसेंटली हिकिड़ी जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट जी, उन चयो त अगरि जे मेंटेनेंस आहे या लेट से मेंटेनेंस इंक्रीजमेंट जो पॉइंट अची वियो, या लेट से डावरी आहे, कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि भाई ये इतनी जितनी भी डावरी की लिस्ट है ये तुम इसको वापस करो या इक्विवेलेंटली 5 लाख रुपए दो। 4 साल केस चला, 4 साल वो इस्तेमाल करता रहा सामान, ठीक है। 4 साल के बाद एग्जीक्यूशन का टाइम आया, 3 साल एग्जीक्यूशन में चले गए। अब वो कह रहा है कि भाई सामान उठाओ, 7 साल बाद उस सामान की पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। अब कोर्ट ये करती है कि भाई क्योंकि मैंने ये ऑर्डर किया है कि भाई इसको सामान वापस करो या पैसे दो, पहले सामान वापस आपने लेना है। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो कहते हैं नहीं, कोर्ट को कर सकती है, कोर्ट के भाई अभी ठीक है 7 साल तुमने इस्तेमाल करिए, सामान नहीं, अब पैसे वापस करो। उसके लिए सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस के हवाले से हम आज बाज़ औक़ात बढ़ रहे हैं, इन्हांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए भी सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वेयर रेस जुडिकाटा कम, कि भाई एक चीज़ हो गई है सिंपल, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द सेम कोर्ट फॉर एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस। अब वो कोर्ट के ऊपर सवाबदीद है, कोर्ट चाहे तो अगर वो दूसरे एविडेंस लाए वो दोबारा उसको एविडेंस ले, क्योंकि फैमिली कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, स्ट्रिक्टली आप उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लुकिंग एट द सिचुएशन, एनहांसमेंट में आई, अगर वहाँ से जवाब आता है, आप समझते हैं, दोनों एप्लीकेशन को कंसिडर करके आप ऑर्डर पास कर सकते हैं, यू कैन पास दी ऑर्डर। लाइकवाइज कस्टडी के मैटर्स हैं, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, एक और पॉइंट आ गया, आपने दोबारा केस फाइल कर लिया, यू कैन डू सो। माँ किसी केस में फंस गई, जेल चली गई, कस्टडी उसके पास है, क्या बाप कहेगा भाई कस्टडी उसके पास है, जज कहेगा मेरा ऑर्डर है तुम जाकर चैलेंज करो? वो नहीं कर सकता, फाइल कर सकता है। दो द वेलफेयर वॉज डिसाइडेड, वेलफेयर तो डिसाइडेड था, लेकिन सिचुएशन अभी डिफरेंट हो गई, कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट आ गया, तो दैट कैन बी एजिटेटेड अगेन। तो सेक्शन 10 सेक्शन 11 रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है फैमिली कोर्ट्स पे, ऐसा नहीं है, नहीं है, स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल है, बट इफ देयर इज सम स्पेसिफिक ground further cause of action that can be agitated, except section 10 and 11, बाकी CPC बार है। सर जहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया गया सर फैमिली कोर्ट में, वहाँ पे सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, जैसे सर we can take dismiss होना, we take gist ना, we take gist, भाई हम CPC की gist ले रहे हैं और उसको मनोवन उसको अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्योंकि एक जनरल लॉ अवेलेबल है, हम वहाँ से गाइडेंस लेके उसको अप्लाई करते हैं। आप वो सेक्शन प्रोविज़न लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखें भी तो ठीक है, नहीं लिखें भी तो नो इशू। कर सकते हैं आप, हमें उसकी जस्ट आप लेके कर सकते हैं, क्योंकि देखें पर्पस क्या है,
पर्पज़ यही है ना कि ये जस्ट डिसाइड हो और सब्सटेंशियली डिसाइड हो। यस तो आप वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इवन दो सेक्शन 7 है परहैप्स, अगरचे एविडेंस कंप्लीट हो चुका है और एडिशनल एविडेंस की आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल है कि आप एप्लीकेशन दें, भाई इसको बुला लें, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, सो दैट कैन बी डन। माने फैमिली कोर्ट के पास बहुत से पावर्स हैं, वो सब चीज़ें कर सकती हैं। एंड लुकिंग एट द CPC वो भी एप्लीकेबल हो सकता है अगरचे उसमें कोई कदगन नहीं है तो। लिहाजा और दूसरा एक पॉइंट है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज। नाउ कैन एनीबडी से व्हाट इज जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज? निकाह को मंसूख करवाना निकाह कैसे? निकाह को मंसूख करवाना। फॉल्स मैरिज, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। फॉल्स मैरिज, कोई किसी को ये कहे कि मेरी शादी ही नहीं हुई है, वो ये क्लेम करे कि मैं इसकी बीवी हूँ या मैं इसका हस्बैंड हूँ, वो जाके इट इज़ टर्म्ड एज अ नेगेटिव डिक्लेरेशन। नेगेटिव डिक्लेयर करवाना कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। तो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज भी फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के तहत फैमिली कोर्ट के पास पावर है उसको एजिटेट करना और उसको डिसाइड करने के लिए कि हाँ ये मैरिज हुई है या मैरिज नहीं हुई है। सो दैट इज कोइंड एज नेगेटिव डिक्लेरेशन। तो काइंड ऑफ एनलमेंट आहे, असांजी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट आहे, काइंड ऑफ सेम आहे। बस अनल तो माना हिकिड़ो शादी तव्हां करे बाबा हाणे वञी करे ख़त्म करणु, उनखे भी अनलमेंट चई सघिजे थो। नाउ देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंट कि वो आप ये कह रहे हैं कि ये कभी हुई ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि हुई थी अब मैं मना कर रहा हूँ, वो तो फिर डिसोल्यूशन आ जाएगा मैरिज का, अनलमेंट आ जाएगी। यहाँ मैं क्लेम कर रहा हूँ कि हुई ही नहीं थी सिरे से। दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस। डिक्लेरेशन भी सकूंगा सर। नेगेटिव डिक्लेरेशन, यस बिल्कुल। रूल 6 हाँ, मैंने हैदराबाद में केस चलाया जिसमें मैंने रूल 6 की एप्लीकेशन दी। मैंने कहा कि क्योंकि ये वाइफ और मेरी रिजाइड करती है खैर उसको वहाँ ट्रांसफर करें। क्यों? सर रूल 6 पढ़ूँ मैं दोबारा? मेरी एप्लीकेशन अलग हो गई और वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आया एक उसका और मर्द ने फाइल किया कि मेरे वाइफ के खिलाफ, अपने वाइफ के खिलाफ। मैंने हस्बैंड के एड्रेस पे जाके फाइल, तो वाइफ के एड्रेस पे जाके फाइल किया। यहाँ पे जैसा भी मुझे वापस कर दिया। देखिए रूल 6 का प्रोवाइजो है सर, मैंने वो उनको बताया, उन्होंने कहा कि नहीं दोनों जगह जो बन सकती है। ठीक है, देखें और नॉर्मली वाइफ को ये फैसिलिटी, औरत को फैसिलिटी दी गई है क्योंकि हमारे समाज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत कहता है कि भाई वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लेजिस्लेशंस होंगी। तो इन दैट सिनेरियो औरत को कंसिडर करते हुए लेट से उसको घर से निकाल दिया, उसके पास रहने की जगह नहीं, वो दादू छोड़ के कराची आ गई और वो ऑर्डिनरली वहाँ रिजाइड कर रही है। अब वो औरत जाए वहाँ पे क्लेम करने के लिए कि मुझे खुला दी जाए, इस वजह से वो रखा गया है कि वेयर ऑर्डिनरली रिजाइड्स। नाउ दैट इज़ फॉर द पर्पसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड डावर। नाउ जब वो फाइल होता है, जैसे हमने सेक्शन 7 कंसिडर किया कि भाई सेक्शन 7 के तहत जितने भी उसके पास रिलीफ हैं वो फिर फाइल कर सकती है। तो दैट इज़ द डिफरेंट। रूल 6 वुड बी एप्लीकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस कि भाई जहाँ काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुआ हो, या वहाँ द पार्टीज रिजाइड और लास्ट रिजाइडेड टुगेदर। सो GNW में भी और फैमिली लॉ में भी रूल 6 वुड बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। थैंक यू। मेरे ख्याल में अगर जो कोई क्वेश्चन हो तो फिर मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कवर कर दिया है। इस पे फैमिली लॉ पे सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। Sir, apart from this lecture, I have a question from earlier lecture, sir. Please. Sir, you have become our hero, sir. Under debate, we were sitting at the night and we were debating section 173, subclass 3. हाँ sir. Some students were giving your references, Sir Mukesh Kumar, and slogans were made between us. ये सवाल तो नहीं हुआ यार। मेरा सवाल है निकाह के हवाले से। हाँ
सवाल तो नहीं हुआ। हाँ As per section 173 sub class 3 CRPC. जी जी। सर इन ये लाजवाब हो गया सर, ये लाजवाब हुआ, ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ, लाजवाब हुआ। Sir, in जी, this जी। question, in this illustration, when a challan is presented before the magistrate concerned, जी जी प्लीज। the police has released the यार सिंधी में पूछी वाट। sir, the police has released the accused on a bail under section 169 CRPC, ठीक है and the name of the accused was mentioned with the blue ink. ठीक है When Okay. the challan presented to the magistrate under section 173 subclass 3, he may exercise the power of the bond by discharging it. सही है। In last, you have elaborated that or otherwise as he thinks fit. What does it mean, sir? दैट मीन्स के जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए अगरचे वो ये समझता है कि जो बंदा 169 में रिलीज हुआ है देयर इज सम एविडेंस विच इज़ कनेक्टिंग हिम विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो उसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले सकता है। और अदरवाइज एज ही थिंक्स फिट पे उस पर वो कोई भी ऑर्डर पास करता है इन द पेरिफेरीज और इन द पैरामीटर्स ऑफ ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, कॉग्निजेंस एंड एज वेल फर्दर इन्वेस्टिगेट। हाँ माधुरी दीक्षित एप्लीकेबल नहीं है। क्या तलाक फोन कॉल के थ्रू हो सकती है या व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे? क्या क्या सर क्या दोबारा पूछे? तलाक फोन कॉल पे हो सकती है किसी को? अगर हो सकती है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना। ओरल तलाक भी तो एप्लीकेबल है ना। इमरान खान ने रियाम खान को मैसेज पे ही दिया था तलाक। हाँ सर कोर्ट में वो प्रूफ काबिल कबूल किस तरह से प्रूव होगी अगर वो मेंटेनेंस में आ जाती है तो? देखिए बात पता है क्या है, ओरल तलाक भी तो अगरचे मैं किसी को दे रहा हूँ तलाक या आप किसी को तलाक दे रहे हैं तो आपको आके बताना है। कोर्ट ये कंसिडर करती हैं क्योंकि हस्बैंड अगरचे वो एफिडेविट पे आके भी कहता है मैंने इसको तलाक दे दी है और वो इतला कर देता है यूनियन काउंसिल को। अब देखिए तलाक दे दी उसने, इतला नहीं दी, यूनियन काउंसिल से नोटिस नहीं गया, तो क्या वो इफ़ेक्टिव हुई? एज़ पर सेक्शन 7 तो वो तब होगी जब यूनियन काउंसिल से उसको नोटिस जाएगा। अब वो इफ़ेक्टिवनेस पे झगड़ा होता है। सर शरई तौर पे तो हो गई ना सर? हाँ वो शरई तौर पे बाबा माना तो चाहिए सका मुख खबर ना है, माँ खबर ना है बाबा। इसमें भी सर इख्तलाफ है उलमा का। बिल्कुल बर मैं उलमा हूँ ही नहीं, इम्तियाज़ साहब है शाह साहब है भाई आलिम, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। जी मैम। सर कोर्ट में इस सिचुएशन में जब व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कॉल पे या मैसेज के थ्रू रिपोर्ट दे दी, यूसी में सबमिट नहीं करवाया उन्होंने, तो कोर्ट में लेडी खुला के लिए आएंगी या कंफर्मेशन ऑफ डिवोर्स के लिए आएंगी? क्योंकि कंफर्मेशन ऑफ डिवोर्स के लिए जब आई तो जज की तरफ से ये हमें सुनने को मिला कि खुला में आइए, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। नहीं देखें वाई वो कंफर्मेशन के लिए क्यों जाएगी, जब अगर फ़र्ज़ करें वो मेंटेनेंस के लिए जाती है तो उस पर ये चीज़ें पैरामीटर्स ये लिख देती हैं कि भाई मुझे यहाँ तलाक दिया था एंड तलाक को ये प्रोसेस है कंप्लीट है, आप तलाक को जो है वो डिक्लेयर कर दें, शादी ख़त्म हो गई। सर तो उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला अगर टाइटल में आ रही है उन्होंने तो टाइटल ना लिखे ना, वो दूसरी चीज़ें लिखें प्रेयर्स कि भाई तलाक मेरी हो चुकी है, सिंपल। अगरचे आप टाइटल में लिख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला भी मैं आई हूँ तो दैट वुड बी परटेन्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जज की तरफ से जब ये आया कि बाय वे ऑफ खुला में आप आइए, ये कंफर्मेशन वाली बात नहीं। वो आसान है ना जज के लिए डिग्री देना, वो पर्पज़ ये है कि भाई प्री ट्रायल पे दे दूंगा ना जान छूट जाएगी, शादी कर लेना दूसरी, सच्ची बात ये है और डिग्री जल्दी बन जाती है। कानून के मुताबिक बिल्कुल के दे सकते हैं। कम्युनिकेशन अगरचे मैं किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ और कम्युनिकेशन गैप आजकल इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास एक केस था, लड़की खुला का केस फाइल करने के बाद दुबई चली गई बच्चे लेकर, ठीक है। उसके वकील साहब आ रहे थे, प्री ट्रायल की पोजीशन आई कि सर लड़की भाग गई, उसको बुलवाओ। मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको वीडियो कॉल पे ले लेते हैं, ठीक है। तो वकील साहब ने, मैंने कहा भाई वीडियो कॉल पे ले लेते हैं, आप एप्लीकेशन दे, ठीक है, अदरवाइज आई विल पास दी ऑर्डर।
तो मैंने ऑर्डर पास किया, उसको फ्री ट्रायल फिक्स हुआ, दोनों तरफ से वकील हुए। हस्बैंड जब आया, जब लड़की को ऑनलाइन लिया गया, मैंने पूछा भाई यही तुम्हारी बीवी है? उसने खुद कहा हाँ यही है। अगर भाई बाहर रहती है फॉरेन कंट्री में, हाँ तो ये अटॉर्नी को जो है बिल्कुल ले सकती है, वीडियो कॉल भी थ्रू एम्बेसी नहीं होगी? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई, खुला तो फाइल करने गई है ना वो। देखिए एम्बेसी का पर्पस क्या है? एम्बेसी के थ्रू वो अटॉर्नी आती है हमारे पास, वो स्टैंप लग, मैं अभी ये सवाबदीद है फिर कोर्ट की, अगरचे वो कंसिडर करती हैं भाई आप एम्बेसी में जाके बैठो, तो एम्बेसी में उसका कोई बंदा हो सकता है ना, कोई एम्बेसडर ही हो उसका। तो कोर्ट कंसिडर कर सकती है, सराउंडिंग्स को ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आप जाके एम्बेसी में करो। दैट इज़, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दैट। इट इज़ एट दी क्या कहते हैं, कन्वीनियंस ऑफ द कोर्ट। वो अगरचे समझती है बेहतर, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। अगरचे वो उस दौरान जो प्रोसीडिंग्स मैंने वो प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड भी करवाई फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी। वो रिकॉर्ड भी मैंने प्रोसीडिंग्स करवाई, हस्बैंड ने उसको माना, उससे बातचीत की। मैंने कहा ये बात करो, तुम गपशप करो। उसने 5-10 मिनट उसको मनाने की भी कोशिश की। वो जो उसने रीज़न्स दिए हैं वो हस्बैंड को फील हुए, हाँ वाकई में रीज़न्स हैं, दैट वो उसको जस्टिफाई। तो एक जेस्चर भी नोट हो रहा होता है ना, कि अंदाज़ा होता है कि वो जो बातें हो रही हैं रियल कपल के दौरान जो होती हैं वो भी नोट हुई। तो उसने कहा कि मुझे नहीं रहना, तो आई प्रोनाउंस दैट डिवोर्स, अपना जो है वो तलाक मैंने कर दी, खुला अपना अनाउंस कर दी। उन जो प्रोसीडिंग्स को USB में सेव करके मैंने पार्ट ऑफ फाइल कर दिया फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। दैट्स इट, इट कैन बी डन ईजीली। ज़रूरी नहीं है कोर्ट, देखिए ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। अगरचे यहीं पे लेट से देखो, एक तो बाहर मुल्क रहता है, उसका लिए आना मुश्किल है, यहीं पे है तो इट इज़ इनक्यूबेंट अपॉन द कोर्ट के वो उसको कॉल करे। क्योंकि ऐसे हुए थे लाड़काना में, हमारे सेशन जज साहब तिशानी साहब वो बताते थे कि एक वकील साहब थे, उसकी घरवाली की तलाक करवा दी उन्होंने। वो फाइल करवा के खुला का नोटिस घर पे आ गया, उनकी आपस में लड़ाई हो गई मस्ती में, कोर्ट के थ्रू, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू फाइल करवा दी थी। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे पास, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है। अगरचे लड़की यहीं पाकिस्तान में है या सिंध में है, तो कोर्ट को ये मेरे ख्याल में बुलाना चाहिए लड़की को, और उसको पर्सनली प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। बाहर की पोजीशन के हवाले से मैं कह रहा था, वो थ्रू आप वीडियो लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे है ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि फ़ाइल माँ बाप ज़बरदस्ती करवा देते हैं, प्री ट्रायल पे कहानी उल्टी पड़ गई। ऐसा हुआ था एक हैदराबाद में, एक यही ऐसा ही मैटर था। प्री ट्रायल पे जब उसको लाया गया, उस लड़की ने कहा कि मैं शादी ख़त्म नहीं करना चाहती, तो वो बाहर उसका बाप जो है वो SH होता, वो घुस गया जज के चैम्बर में और मार दिए गोली, बच गए वो, हमारे जज ने पकड़ लिया। ठीक है, थैंक यू जी। जज घर ले जाए, क्यों भाई, पेरेंटल जुरिस्डिक्शन है ना उसकी, जज की। तो कस्टडी का मैटर किसने फाइल किया? तो कस्टडी के लिए एप्लीकेशन थोड़ी फाइल करेगा, उसके लिए वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट में जाए। हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है 2012 का, उसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं रिसेंटली 2021 में। वो वहाँ जाके चाइल्ड को हैंडओवर करेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत। लेकिन बात पता है क्या है, वहाँ पे वो चिल्ड्रन जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट, वो क्या कहते हैं उसको, वल्नरेबल हों या बेगरी में या दूसरी किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, वो अपनी कंसिडर रखते हैं। अब अगर ऐसे हुआ तो इतनी हमारे यहाँ गुर्बत है, सारे कहेंगे भाई चाइल्ड प्रोटेक्शन में दो, खाना वाना खिलाओ, हम मिलते रहेंगे आपसे।
नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ सुप्रीम। हाँ, रूल ऑफ हिजानत एप्लीकेबल है। रूल ऑफ हिजानत के तहत अगरचे बच्ची है 7 साल से कम है और वेलफेयर भी आता है तो माँ के हवाले किया जाता है। बट रूल ऑफ हिजानत भी जो है दैट इज़ सबसर्विएंट टू वेलफेयर। जाते हैं, नॉर्मली जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या क्वेश्चन है? जी प्लीज प्लीज। Sir, if lady is living abroad and she wants divorce, is it necessary for her to come to Pakistan? No, not at all. She can. What's the procedure, sir? फीस लगेगी। She can file a case through power of attorney and she can appoint any person here in Pakistan while giving attorney through embassy। वो properly attest होके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे overseas department हमारा ठप्पा भी लगाता है बाज़ औक़ात। And she can file a case. Jurisdiction, sir. Matter of jurisdiction. The Rule 6. Matter of jurisdiction. Rule 6. Where the parties reside or last resided together. जहाँ पे निकाह हुआ वही jurisdiction होगी। Well done, sir. Thank you. Sorry. सॉरी, सेक्शन 18 है, ये पर्दा नशीन जो होते हैं कोई नहीं निकल सकते। इवन भले आप कराची में तो आप घर में बैठ के थ्रू वो गया भाई गया, इतनी तलाक़ें मुफ्त में हो गई, लड़कियों को पता ही नहीं चला। अब पर्दा नशीन कहाँ कंसीडर हो रही है? नहीं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इसमें फाइनेंस पेज पे जो लेडी है, अब जिसके क्वेश्चन है, जिनके भी क्वेश्चन है वो रिटन में लिख के भेज दें, मुकेश साहब सबके जवाब दे देंगे। अब दूसरी चीज़ है, एक मिनट, अब दूसरी चीज़ है कि अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि देयर इज़ नो डाउट दैट मुकेश साहब इज़ अ ब्रिलियंट इंस्ट्रक्टर, टीचर हैं, एक बेहतरीन उस्ताद हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैं थोड़ी वजाहत करूँगा, 2-3 चीज़ों की। सबसे पहले ये कि इन इस्लाम मैरिज इज़ नॉट जस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये डॉक्ट्राइन लिया गया था DF मुल्ला की किताब से, ठीक है। मैरिज इज़ सेक्रेड इन इस्लाम। मैरिज की फजीलत इन इस्लाम में ये है, इफ़ अ पर्सन मैरीज विथ अ वुमेन तो मैरिज प्रोटेक्ट करती है उसको फ्राम इमोरलिटी एंड बिसाइड्स वो उसका हाफ ऑफ द रिलीजन कंप्लीट करती है। दिस इज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, अगर उसको आप देखेंगे इन प्रैक्टिस तो आपको समझ में आएगी ये चीज़। और मैरिज इस्लाम में इसकी बड़ी हैसियत है। मैरिज इतना, हमारे यहाँ जो तलाक़ बिद्दत इंट्रोड्यूस हो गई उसके बाद मैरिज को हम जस्ट कंसीडर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, और किसी बंदे ने अगर किसी औरत को तलाक दे दी उससे मैरिज ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ फ़िक़ा के बीच में। अलबत्ता जो कुरान में किस्में अक़साम हैं या हदीस में हैं वो सिर्फ 2 हैं, ठीक। अब तलाक़ की मुकेश साहब ने कहा कि आप बता दीजिएगा कि डिफरेंट काइंड्स वगैरह तलाक़ की ना। तलाक़ एहसन हो गई, तलाक़ हसन हो, तलाक़ बिद्दत होती है, तलाक़ तफ़वीज़ होती है, या खुला होती है, मुबारत होती है, दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल। अब तलाक़ एहसन में जो इस्लाम में एट द टाइम when the holy prophet peace be upon him was governing the Islamic state, उस वक्त में सिर्फ 2 तलाक़ें होती थी, तलाक़ एहसन और तलाक़ हसन। तलाक़ खुला का कॉन्सेप्ट आया सही बुखारी की एक हदीस से, जिसमें हज़रत बीबी रुकैया होती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अल्लाह के रसूल के पास जाती हैं, दैट आई वांट टू सीक सेपरेशन फ्राम माई हस्बैंड। तलाक़ रसूल रीज़न पूछते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों? वो कहती हैं वो बड़े नेक हैं, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, बस मुझे पसंद नहीं है। तो उस पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो अगर तुमने हकमर में जो लिया है वो रिटर्न करना पड़ेगा आपको, फिर आप ले सकती हैं खुला। तो ये रिटर्न डावरी का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया, डावर अमाउंट का, सॉरी। अब तलाक़ हसन को समझ लें और तलाक़ हसन को। तलाक़ हसन इस्लाम में सबसे ज़्यादा अफजल तलाक़ कंसीडर की जाती है, क्योंकि तलाक़ हसन में जब मर्द औरत को एक तलाक़ देता है तो 90 डेज़ जो इद्दत का पीरियड है, उस पीरियड के दौरान अगर वही मियाँ बीवी दोबारा साथ रहने लगते हैं तो वो जो तलाक़ है रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिकली। और लाइक वाइज फिर अगर दूसरी तलाक़ दे तो वो 90 डेज़ का टाइम दोबारा काउंट होगा, और विद इन सच 90 डेज़ वो दोबारा मियाँ बीवी साथ में रह सकते हैं। फिर तीसरी मरतबा अगर तलाक़ देता है, तलाक़ हसन में वही 90 डेज़ का पीरियड चलता है, और वो मियाँ बीवी अगर दोबारा रहना चाहते हैं वो लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर तलाक़ होगी, जैसे कुरान पाक सूरह बकरा में आयत है अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा होती है, तीसरी मरतबा अगर तलाक़ दे दी तो फिर वो दोबारा नहीं रह सकते, फिर हलाला का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इस्लाम में डिक्लेयर किया है। अल्लाह के रसूल की हदीस से कराने वाले और करने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है, ठीक है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है हलाला के मुतालिक। अच्छा, वो इस सेंस में नहीं है कि वो शोहर ने तलाक दे दी, बीवी को ले गया, शादी करा दी दूसरे मुल्क के साथ, किसी के साथ, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया पे या जो ये लिबरल सो कॉल्ड हैं ये फिल्में बनाते हैं जस्ट टू डिफेम द इस्लाम। दूसरी चीज़ है तलाक़ हसन। तलाक़ हसन ये होती है कि अगर मर्द बीवी को तलाक दे
उसके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान 30 डेज़ के अंदर, अच्छा वो फिर उसको दोबारा तलाक दे देता है, फिर 30 डेज़ पीरियड काउंट होगा, फिर मतलब इद्दत के 90 डेज चल रहे हैं, वो हर महीने में उसको तलाक दे रहा है, तो फिर वो मैरिज ख़त्म हो जाती है। अब ये रीज़न क्यों है? अब एक जगह पे इस्लाम ने औरत को दे दिए 90 डेज़ थ्राइस, ठीक है, मतलब 270 दिन, और एक जगह पे 90 डेज़ का टाइम आ जाता है तलाक असर में। क्यों? कि अगर मियाँ मर्द या औरत गुस्से में आए, झगड़ा हो गया, मर्द ने गुस्से की हालत में औरत को तलाक दे दी, ठीक है, तो वो गुस्सा 1-2 दिन के बाद वैसे ही उतर जाता है, या हफ्ते के बाद जब वो नॉर्मल सेंसेस में आ जाता है, वो रियलाइज़ करता है दैट आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर, ठीक, तो वो मैरिज में दोबारा रुजू करता है बीवी के साथ, वो मैरिज इंटेक्ट रहती है। अब उसके बाद तलाक बिद्दत का कॉन्सेप्ट आया हज़रत उमर के दौर में, उसमें ये था देयर वाज अ सेपरेट रीज़न, ठीक है। अब मुख्तलिफ उलमा हैं, उनकी मुख्तलिफ फतवाएँ, सुन्नी के, अहले शियत के, अहले हदीस के, वहाबियों के, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ जनरल डॉक्ट्राइन बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ यूसुफ अल करदवी, मुफ्ती आज़म थे ओमान के, जो सऊदी में मुफ्ती पढ़ते हैं, उनके उस्ताद। उन्होंने कहा कि ये जो तलाक़ बिद्दत का कॉन्सेप्ट आया, दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था हज़रत उमर ने। तो उस वक्त में रीज़न ये था कि वो तलाक दे रहे थे, फिर बीवी को रख रहे थे, फिर तलाक दिया, फिर बीवी को रखा, तो उन्होंने कहा कि मैरिज को मजाक बना रहे हैं, इसलिए तलाक बिद्दत, ठीक, यहाँ कोड़े लगाए जाएंगे। बहरहाल अब उसके बाद चौथी काइंड जो आई, अब तलाक बिद्दत हमारे यहाँ जो, क्योंकि हम हनफी सेक्ट को फॉलो करते हैं, मर्द ने 1 मरतबा तलाक दे या 3 मरतबा तलाक दे या 300 मरतबा तलाक देता है, ठीक है, वो कंसीडर करते हैं भाई निकाह ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इस पर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के डिफरेंट ओपिनियन भी आए थे कि नहीं, तलाक इस तरीके से नहीं होती दुनिया में। बहरहाल अब उसके बाद दूसरी खुला की मैंने आपको बता दी, एक होती है तलाक ये मुबारत के बीच में, जब मियाँ बीवी दोनों म्यूचुअल कंसेंट से जाएं कि भाई हम मैरिज को ख़त्म कर देते हैं, ठीक, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि वाइफ को वापस खुला का मोबाइल दो, बेद शेयर कर। अच्छा, अब ये जो मैं मुबारक के बारे में आपको बता रहा था, जब मैरिज डिसॉल्व होती है विद दी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ दी हस्बैंड और वाइफ, मियाँ बीवी की रजामंदी से जब सेपरेशन हो जाए, उसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं, उसके मुताबिक करते हैं, उसमें जनरली खुला का अमाउंट वापस देना, डावर का अमाउंट वापस नहीं देना पड़ता। अगर कंडीशन हो कि भाई ठीक है म्यूचुअल सेपरेशन करते हैं, दे देना, देन समथिंग इज़ डिफरेंट, अदरवाइज जनरली नहीं होता। अब लास्ट होती है तलाक तफवीज़, ठीक, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है तो करेक्ट कर दीजिएगा। उसमें यह होता है कि हस्बैंड वाइफ को इख्तियार देता है कि तुम मुझे तलाक दे देना, ठीक, ये इस तरीके की होती है। अब उसमें भी खुला का ये डावर का अमाउंट जो है वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये चीज़ एक जहन में रखें कि जैसे हमने ये फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 पढ़ा, अब इसमें आधे से ज़्यादा प्रोविज़न इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, ठीक है। अब इस पर डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर जावेद गामदी साहब फरमाते हैं, या दूसरे भी बहुत सारे उलमा हैं, कि ये जो लॉ इनेक्ट किया गया 1961 का, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम। इस्लाम कहता है एक मर्द 4 शादियों तक की इजाज़त है, लाजमी नहीं है कि करे, इजाज़त है, कर सकता है। इन्होंने कहा कि नहीं, बीवी से परमिशन लेंगे। इस्लाम कहता है कि पोता नहीं ले सकता विरासत में, इन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। इन्होंने कहा कि भाई दूसरी शादी करने से पहले परमिशन ले लो, ठीक है, वहाँ नहीं कर सकते, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें अगर आप लॉ में पढ़ेंगे ये सारी। जी जी, बेसिकली दिस इज़ नॉट तलाक इन द आइज़ ऑफ इस्लाम, ये तो तलाक है ही नहीं, ठीक है। अगर आप कंसीडर करेंगे लाइक खुला, इट विल बी कंसीडर्ड एज खुला, तो 1 तलाक कंसीडर की जाती है, तफवीज़ भी आई एम नॉट श्योर बट 1 ही कंसीडर होती है। बाकी ये तलाक के इकसाम रिकग्नाइज बाय द इस्लाम, ठीक है। ये बाद में कुछ फतवाद वगैरह आ गई इन चीज़ों की बुनियाद पे। एक इस्लाम नहीं, सिंगल तलाक ही काउंट होगी, सिंगल ही, जैसे खुला के मामले में सिंगल तलाक। अब खुला की डिग्री, अब एक जज साहब अभी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, बड़े काबिल हैं, और अला बचाओ गबोल साहब, अला बचाओ गबोल साहब ने ज़िंदगी में जज भी रहे फैमिली, कभी उन्होंने खिला ग्रांट नहीं की। केस फाइल होता था वो डिसमिस कर देते थे, ठीक है, कि भाई मुझे इख्तियार ही नहीं, हाई कोर्ट तक कंप्लेन नहीं की, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, ठीक है। अगर मुझे इख्तियार ही नहीं है किसी खुला इख्तियार कर, मियाँ बीवी ने शादी की है, मर्द औरत ने, तलाक मैं दे रहा हूँ उसकी जगह पे,
मैं कैसे तलाक दूंगा भाई? इतनी भी बातें लिखनी नहीं है पेपर में। हाँ अच्छा, ये खाली आपको समझाने के लिए। अच्छा, तलाक लिखनी नहीं है। तलाक के एग्जाम के अलावा बाकी नहीं लिखना, ठीक है। तलाक के जो काइंड्स हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए एहसन हसन के बारे में, बिद्दत के तलाक की बिद्दत के बारे में, या खुला के बारे में, मुबारक के बारे में, तो दीज आर द डेफिनेशन अगर आ जाए तो आप मेंशन कर लीजिएगा। बाकी ये जो चैलेंज है एलईडी फेडरल शरीयत कोड के पास और सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो रेफरेंस है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। रेफरेंस पेंडिंग में सुप्रीम कोर्ट में तो है, पर बीइंग अ मुस्लिम में बात कर रहा हूँ कि अगर जो चीज़ कुरान और हदीस के एम्बेड से बाहर है, ठीक है, उसको तो हम मान ही नहीं सकते। अब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, अब किसके दौर में बना, 1961 ने क्यों बनाया, व्हाट वाज द इंटेंट। अब फेडरल शरीयत कोड में चैलेंज हुई, फेडरल शरीयत कोड के उलमा 8 बैठ के, 4 उलमा या दूसरे जजेस बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये अगेंस्ट दी रिपग्नेंट ऑफ इंजेक्शन कुरान ने सुना है, रिपग्नेंट डिक्लेयर कर देते हैं उसको, आर्टिकल 227 से आर्टिकल 232 तक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया, स्टे हो गया, अब डिसाइड नहीं हो रहा। ये बहुत सारी वजूहत हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाते। अब दूसरा एक सवाल था, जैसे आपने पूछा कि रेस ड्यूटी कैटा हो या रेस सब जुडिस हो, ये एप्लीकेबल होंगे। ये देखें, ये तो लॉ में तो स्पेसिफिकली प्रोवाइड है, सर ने आपको बताया। पर एक चीज़ जहन में रख लें, जो भी प्रिंसिपल्स हैं सिविल लॉ के जो भी होंगे, अगर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है किसी लॉ में तो वो एप्लीकेबल हो जाते हैं उसके ऊपर। इस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, आप गाइडेंस ड्रा करते हैं। अब जैसे आर्डर 7 आर्डर रूल, इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं कि वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ने आपको बताया स्पेसिफिक प्रोविजन से फैमिली लॉ में पर्पस सेम होता है कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, सर काज ऑफ एक्शन ही नहीं है सर इस चीज़ को। यहाँ सर पहले डिसाइड हो चुकी है कि यहाँ सर एक केस चल रहा है, दूसरी कोर्ट में लियर फाइल हुआ है, तो सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब एक दूसरा सवाल हुआ, जैसे कि सर गार्डियन वार्ड एक्ट में प्रोसीजर जो है फैमिली कोर्ट वाला, या अच्छा फैमिली कोर्ट तो अलग है और गार्डियन वार्ड की कोर्ट अलग है, तो ऐसे नहीं है। सेक्शन 25 पढ़ेंगे अगर आप, ये फैमिली ऑर्डिनेंस का, फैमिली कोड एक्ट का है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर जब 2 स्पेशल लॉ हों, ये एक चीज़ ध्यान में रखें, व्हेन देयर आर 2 स्पेशल लॉज, जो स्पेशल लॉ पर्टिकुलरली सिर्फ एक सब्जेक्ट को डील करता है, दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर, तो वो लॉ प्रिवेल करता है। और फैमिली लॉ भी कहता है कि उसका प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे व्हेन द केसेस आर रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ चाइल्ड बिफोर द गार्डियन इन वार्ड कोर्ट, सेक्शन 25 डील करता है। अब उस पर सर ने आपको एक जजमेंट बताई, वो जजमेंट बिल्कुल सही है। इस पर बहुत सारी दूसरी भी जजमेंट है कि क्योंकि जनरल कोड जो है फैमिली कोड की जुरिस्डिक्शन जनरली डिफाइन की है 1964 में, ठीक, तो उसके जो रूल्स वगैरह होते हैं वो प्रिवेल करते हैं रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन। अब गार्डियन वार्ड के मुतालिक जो स्पेसिफिकली आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो गार्डियन वार्ड एक्ट का ही होता है, जिसका अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ है, ठीक। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, कुछ टाइम मुकेश साहब ने आधा घंटा ज़्यादा ले लिया, हमने भी कुछ ले लिया। अब दूसरा लेक्चर देंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक सर असद मोहिब शाह साहब। शाह साहब इज़ अ हाईली कॉम्पिटेंट लॉयर और उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ा नाम कमाया है, और जी, और फैमिली लॉ के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इनके बहुत सारे प्रोविजंस हो, या बैंकिंग लॉज के मुतालिक, कॉर्पोरेट लॉ के मुतालिक